स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, बुक आर पास्ट 2, चैप्टर 9th, और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस पर्टिकुलर बुक में आपको कुछ रीजनल कल्चर्स का ओरिजिन समझ आएगा और कुछ कुछ उनके बारे में बारीक बातें पता लगेंगे, लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये डेप्थ में है। आर्ट एंड कल्चर में आप ये सारी चीजों को बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो अभी आप जितना इस बुक में पढ़ें इसको इतने में ही समझें, बहुत डीपली एक्सप्लोर करने ना चले जाएं इंटरनेट और अदर सोर्सेज में। आने वाले दिनों में इसके ऊपर आप काफी कुछ पढ़ेंगे, बट एक एस्पिरेंट के लिए जितना रिक्वायर्ड है बिगिनिंग में उतना सारा इसमें है। अगर आपको बर्ड आई विजन मिल गया यहाँ से, आप डीप जितना चाहते हो जा सकते हो। वो बर्ड आई विजन में यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा। रीजनल कल्चर ये वो पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था, मिडिवल इंडिया, जिस पर्टिकुलर टाइम में आपको बहुत सी चीजें ऑब्जर्व होती हैं। जैसे आपको बहुत ही स्ट्रांगली भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ऑब्जर्व होती है, जो इंडिया लेवल पर, चाहे सेंट्रल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट्स कैसी भी हों, एम्पायर हो या किंग्स हो, इस बात का मायने नहीं रखता, लेकिन ये पैन इंडियन मूवमेंट थी। भक्ति मूवमेंट पैन इंडियन है। ये आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर एरिया में, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह पे मिलेगी, साउथ में मिलेगी। और ऑल इन ऑल इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, इसलिए नए नए सेक्ट बने। कॉमन आइटम्स ये रहेंगी कि सभी के सभी भक्ति सेक्ट मोस्टली पॉपुलर मूवमेंट से आते हैं। सभी बेसिक लोग हैं जिनको अब तक दबाया और कुचलने का काम किया गया है जिनको। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी पर्टिकुलर पीरियड में मुगल सोसाइटी खुद को कंसोलिडेट करती नजर आएगी, मुगल एम्पायर कंसोलिडेट होते नजर आएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुगल एम्पायर्स वीक होंगे और 17th-18th सेंचुरी में उनके वीक होने से उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड बहुत सारे नोबल और मनसबदार खुद की एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करेंगे, जहां से आपको आर्ट एंड कल्चर में भी वो इंडिपेंडेंस नजर आने लग जाएगी मुगल दरबार से, लेकिन मुगल दरबार का एक प्रभाव भी नजर आएगा। इससे आपको रीजनल वेरिएशंस ऑब्जर्व होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आज आप बात करते हैं, मेरे चैप्टर का नाम है रीजनल कल्चर्स, चैप्टर का नाम है रीजनल कल्चर। जब भी हम रीजन्स की बात करते हैं, आज मैं आपसे कहूं कि आपको एक रीजन आइडेंटिफाई करना है, करके दीजिए। तो रीजन आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका क्या रहता है? आप सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, और बड़ा इजी है। पंजाबी बोलने वाले पंजाबी, उड़िया बोलने वाले उड़िया, बंगाली बोलने वाले बंगाली, है ना, गुजराती बोलने वाले गुजराती, मराठी बोलने वाले मराठी, तेलुगु बोलने वाले आंध्र, तमिलियन बोलने वाले तमिल, मलयालम बोलने वाले केरलियन। लैंग्वेज के बेसिस पर आप सबसे बेसिक लेवल पर रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हो। लैंग्वेज आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा अगर मैं आपसे आज एक बात कहूं कि आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, आइडेंटिफाई करके दो, आप उसके क्लॉथ देखेंगे, पहनावा, कपड़े नहीं देखेंगे, पहनावा देखेंगे। कपड़े और पहनावे में अंतर होता है, ठीक है। पहनावा देखेंगे आप, उसका ईटिंग हैबिट, ईटिंग स्टाइल, उसका कुजीन देखेंगे, वो खाने में क्या खाता है, उसके त्योहार ऑब्जर्व करेंगे, उसकी भाषा ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका पहनावा, भाषा, उसके सॉन्ग्स, उनके फेस्टिवल्स, ये सारी चीजों से आप उसका रीजन बता सकते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं कल्चर। अगर आज आपसे कोई पूछे कि आपकी कल्चर क्या है, आपकी भाषा, आपकी सभ्यता, आपके फोक, आपका म्यूजिक, आपके डांसेस, आपके फेस्टिवल्स, आपका पहनावा, आपका खाना, ये आपका कल्चर है। तो इस तरह से आप आज कंट्री लेवल पर बहुत सारी रीजनल डिस्टिंक्शंस ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग कल्चर्स में। पंजाब का कल्चर कुछ और है, और बड़े लेवल पर पंजाब में खास सिस्टम मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ही ये चल रहा है बहुत स्ट्रांगली कि दिवाली और बैसाखी के दिन सभी लोग अमृतसर में इकट्ठा हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अलग अलग जगह पर पूरा पंजाब किंगडम अलग अलग जत्थों में बटा हुआ था, और वह जत्थे सभी तरह से एकत्रित होने का काम करते हैं। कब, किस समय में? जब बैसाखी आती है और जब दिवाली। और यहाँ पर जो पूरी कौम है, वो जो कंक्लूसिव डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूडेड स्टेटमेंट लॉन्च करती है, वो जो रस निकल के आता है, यह गुरु की मत है, यह गुरु की थॉट है, यह गुरु की सोच है। इसे गुरमत कहा जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आप सिखिज्म में देखते हैं कि गुरमत के कंसेप्ट के थ्रू वो चलते हैं। सभी लोग मिल करके, कम्युनिटी पूरी मिल के जो निर्णय लेती है, वह गुरमत है।
ये सिखों का अपना एक सिस्टम हुआ, दिवाली को लेके, होली को लेके, दिवाली को लेके और बैसाखी को लेकर के। लेकिन इससे बिल्कुल उल्ट देखिए, हिंदू कम्युनिटी में दिवाली का उद्देश्य ही एकदम अलग रहता है। वहां पर राम जो है वह वापस आते हैं अयोध्या श्रीलंका से, तो वो बनवास काट के वापस आ रहे हैं। और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि अंधियारा दूर हुआ है, उजाला हुआ है, धर्म का उजाला हुआ है। तो घी के तेल के दिए लोग जलाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दिवाली में। उनका कंसेप्ट हिंदुओं का अलग है। इस्लाम में देखिए तो दिवाली है नहीं, वो मनाएंगे नहीं। क्रिश्चियन देखिए तो वो मनाएंगे नहीं, वो अपना ईस्टर मनाएंगे या वो क्रिसमस मनाएंगे। सबका अपना अपना सिस्टम है। ये सारे कंसेप्ट्स सीजन टू सीजन, डे बाय डे, रीजन बाय रीजन वेरी करते रहते हैं। और ये भारत जो आज आपके सामने खड़ा है इतनी सारी रीजनल वेरिएशंस के साथ, लेकिन फिर भी कुछ होमोजेनिटीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जहां बात करता हूं मैं कि क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस है, अदर रिलीजन्स में नहीं है, ऐसा आप क्रिश्चियनिटी की कौम के बारे में कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि इंडिया कोई स्टेट होगा जिसमें उस दिन क्रिश्चियनिज्म के जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन वो क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ऑल इंडिया क्रिसमस मनाता दिखेगा। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉलोनी में कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन रहेगा। इसी तरह से आपको ऑल इंडिया दिवाली दिखेगी, ऑल इंडिया होली दिखेगी, ईद दिखेगी, मुहर्रम दिखेगा, ये त्योहार नजर आएंगे। फिर जब आप बात करते हैं भाषा की, तो भाषा चाहे आपकी अपनी रीजनल है, लेकिन आप एक होमोजेनिटी देखते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर कनेक्टिविटी के लिए आपके पास कुछ कॉमन लैंग्वेजेस भी हैं। खुश रहो, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद जब आप कुजीन की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडियंस अगर बात करें तो वीट खाएंगे, ईस्ट इंडियन, साउथ इंडियन राइस खाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट इंडियन की, तो राइस के साथ फिश खाएंगे। लेकिन साउथ इंडियन की बात करें तो राइस से इडली खाएंगे, राइस से डोसा खाएंगे। राइस इज द कॉमन फैक्टर जिसने पूरे भारत को कनेक्ट किया है। भारत में नॉर्थ में आ जाए, हिमाचल चले जाए, उत्तराखंड चाहिए, पहाड़ी लोग जम के चावल खाते हैं, पहाड़ी चावल होता है। तो चावल को किस फॉर्म में खा रहे हैं वो अलग बात है, चावल सभी खा रहे हैं, होमोजेनिटी है। ऐसा नहीं है कि एक रीजन टोटली पोटैटो खा रहा है। जैसे यूरोपियन सिस्टम है तो स्टेपल क्रॉप क्या है, पोटैटो। अब वो पोटैटो नजर आएगा पूरा चारों तरफ। या फिर आपको बेक ब्रेड, पूरा यूरोप घूम लो, पूरा अमेरिका देख लो, ब्रेड बेकिंग सिस्टम। इंडिया में ऐसा नहीं दिखेगा। आप पंजाब से बंगाल चली जाइए, चपाती सिस्टम, रोटी सिस्टम, राइस सिस्टम। आप बंगाल से साउथ चले जाइए, राइस सिस्टम, डोसा सिस्टम, इडली सिस्टम, अदर सिस्टम्स। चावल को प्रोसेस करते हैं, वो चावल को रॉ नहीं खाते हैं, उनका अपना एक नियम है। तो ये तरह की डाइवर्सिटी और इस तरह की कनेक्टिविटी आपको इंडिया में हर किसी में दिखती है। ये सारा मल्टी कल्चरल जो एक कैनवास है हमारी कंट्री का, ये क्रिएट होता है इसी पर्टिकुलर मिडिवल इंडिया में। और इसकी शुरुआत ग्रेजुअली होती है किंगडम्स के इन्फ्लुएंस से, राजघरानों के इन्फ्लुएंस से, नोबिलिटी के सपोर्ट और प्रमोशन से, आम लोगों की भागीदारी से। इन सारे कारणों से आपको एक मल्टीपल व्यू देखने को मिलता है। और इसमें शुरुआत हम करते हैं, शुरुआत होती है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम। अगर हम दक्षिण की बात करें तो आज आपके सामने साउथ वेस्ट में एक एरिया नजर आता है जिसे हम केरल कहते हैं। यहाँ पर आपको 9th सेंचुरी के अराउंड मिडिवल इंडिया में चेरा रूलर्स देखने को मिलेंगे। और ये चेरा रूलर्स जो हुआ करते थे, यहाँ पर एक खास तरह का इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने रॉयल ऑर्डर्स इशू करने में, या फिर किसी भी तरह की रॉयल इंस्क्रिप्शंस में। ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है चेरास के समय में, ऐसा कहा जाता है कि ये मलयालम भाषा ही है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केरला और चेरा वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने रीजनल और लोकल लैंग्वेज में अपने रॉयल इंस्क्रिप्शंस या ऑर्डर्स इशू करने शुरू किए हैं। तो मलयालम की शुरुआत एक यहाँ से मानी जाती है। अब अगर आप बात करेंगे तो मलयालम, ऑलवेज एक बात याद रखना कि आज हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं संस्कृत से ही आती हैं। तो मलयालम भी आपको संस्कृत से आती नजर आएगी और ऐसा लगेगा कि काफी कुछ संस्कृत से लिया गया है मलयालम में।
तो ऐसा होता है कि संस्कृत का वो फॉर्म जो लोकली प्रेवलेंट होता है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड और सेटल्ड वर्जन ऑफ संस्कृत के साथ। तो एक ब्लेंड होके जो थर्ड लैंग्वेज बाहर आती है वो बहुत ही यूनिक होती है, जिसकी आइडेंटिटी उसी पर्टिकुलर पीरियड में होती है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है 9th 10th 11th 12th सेंचुरी का, इस टाइम पर एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट साउथ में केरला की, इसे लीला तिलकम कहते हैं। लीला तिलकम बुक वाज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये लीला तिलकम बुक, ये एक तरह से ग्रामर है, पोएट्री है, और इसकी भाषा बहुत खास है। मणि प्रबलम, मणि प्रबलम, मणि, मणि मने द डायमंड, और डायमंड मने द संस्कृत लैंग्वेज। प्रबलम मने द कोरल, कोरल, कोरल जो समुद्र में रहते हैं, द कोरल्स, कोरल्स मतलब कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स। द लोकल एस्पेक्ट, द लोकल आइडेंटिटी, तो मतलब कि लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज और संस्कृत के मिलन से एक जो लैंग्वेज निकली थी, वो लैंग्वेज इज मणि प्रबलम लैंग्वेज, और मणि प्रबलम लैंग्वेज में आपको लीला तिलकम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से मेन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस और अदर लोकल लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से आपको मलयालम का उदय देखने को मिलता है। अगर आप साउथ की बात करते हैं, खासतौर पे चेरा किंगडम की, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अडॉप्ट की गई हैं। जैसे जो टेम्पल में थिएटर परफॉर्मेंस दी जाती हैं, केरल में टेम्पल थिएटर परफॉर्मेंसेज आर वेरी फेमस। तो ये जो टेम्पल थिएटर परफॉर्मेंसेज दी जाती हैं, इन परफॉर्मेंसेज में जो डांस थीम्स या प्ले या ड्रामा के थीम्स लिए जाते हैं, वो मोस्टली संस्कृत के ग्रंथों से उठाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो दिस रीजन इज वेरी मच डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स लैंग्वेज, बहुत ही यूनिक लैंग्वेज है, और बहुत ही अलग वर्जन्स आपको रामायण के, महाभारत के साउथ में देखने को मिलते हैं, जो उनकी लोकल और रीजनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर ही बनाए गए थे। तो ये सारी शुरुआत आपको नजर आती है डोमिनेटली 14th 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो ये पीरियड है जो केरला एरिया में मलयालम की शुरुआत का पीरियड माना जाता है। तो आप यही कहेंगे कि मिडिवल इंडिया इज नोन फॉर द ओरिजिन ऑफ मलयालम लैंग्वेज, एंड इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में किसी किंगडम ने अपने रॉयल इंस्क्रिप्शंस इशू करने शुरू किए, फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज। अदरवाइज तो अशोका के द्वारा प्राकृत भाषा में ही इशू किए जाते थे। तो प्राकृत ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज अ काइंड ऑफ लिंगुआ फ्रैंका। मैं वर्ड यूज करता होता था ना, लिंगुआ फ्रैंका, तो वो एक तरह से नेशनल लैंग्वेज के दर्जे पे जा रही, मतलब लैंग्वेज ऑफ मासेस। लेकिन यहाँ पे अगर हम मलयालम देखें तो नॉट लैंग्वेज ऑफ मासेस। तो इस तरह की रीजनल लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन इशू करने का काम इनको जाता है, चेरास को। इसलिए ये मलयालम, ये तमिलियन, तेलुगु, इनके साथ प्राइड बहुत जुड़ा हुआ है। ये कभी भी अपने प्राइड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दैट्स वाई इनके यहाँ पर हिंदी का इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मानते हैं कि हिंदी बहुत बाद की देन है, मिडिवल इंडिया में बहुत बाद आती है। हम तो संस्कृत के साथ पहले ही स्ट्रांग होके डेवलप हो चुके हैं। और अगर तमिल को देखें, तमिलियन तो संस्कृत से उसको प्रॉब्लम है। तमिलियन तो सीधा सीधा ब्रह्मी स्क्रिप्ट से आती है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही एक तरह से आगे जाके देवनागरी और तमिलियन स्क्रिप्ट में भी यूटिलाइज होगी। तो वो अलग हैं, और संगम लिटरेचर के समय से ही तमिलियंस का अपना एक डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जब हम बुक में आगे बढ़ते हैं, तो जहां पर एक तरफ हमने बात लैंग्वेज की है, वहीं पर अब आपको बात हीरोइज्म की नजर आएगी, और ये हीरोइज्म कहीं ना कहीं राजपूताना से कनेक्टेड है। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग अगली लाइन में। नेक्स्ट बात है, हाँ नहीं, नेक्स्ट है रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रूलर एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस? जहां पर एक तरफ में आपने देखा कि रूलर्स ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया एक लैंग्वेज डेवलप होने में, दैट इज मलयालम। ऐसे ही रूलर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस को, और यही रिलीजियस ट्रेडिशंस बदले में इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल कल्चर को डेवलप होने में। इसमें उड़ीसा की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्या मंदिर है और ये क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। अगर आज की डेट में आप जगन्नाथ में विजिट करते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि वहां के लोग आज भी वुडन ब्लॉक की एक डीटी बना के उसकी पूजा करते हैं।
इससे ये पता लगता है कि जगन्नाथ जो भगवान हैं ये कहीं ना कहीं लोकल डीटी हैं, लोकल गॉड हैं, जिसको बाद के पीरियड में जब विष्णु ब्रह्मा और शिव से बड़े गॉड से सारे लोकल गॉड्स को ट्रेस करना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तो जगन्नाथपुरी के भी ये लोकल डीटी या लोकल गॉड विष्णु के साथ कंपैरेटिव हो गया और विष्णु का ही फॉर्म जगन्नाथ, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। तो जगन का नाथ है, जगन जगत का नाथ, जगन्नाथ। तो इस तरह से जगन्नाथ नाम आता है। तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में विष्णु की पूजा होती है। मेनली ये लोकल डीटी से इन्फ्लुएंस्ड मंदिर है और इसमें आपको विष्णु की बहुत यूनिक वे में मूर्तियां दिखेगी। ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है कि जगन्नाथपुरी में कौन से देवी देवता हैं। तो आपको पहले दिखेंगे बलदेव, कृष्ण के भाई बलदेव का बलभद्रा, फिर कृष्ण बलदेव की सिस्टर सुभद्रा तो सुभद्रा, और फिर तीसरे आपको नजर आएंगे जगन्नाथ। तो बलभद्र, सुभद्र, जगन्नाथ, तो ये तीनों आपको बहुत स्ट्रांगली नजर आएंगे। ये देखिए बलभद्र, इमेज में पेज नंबर 123 पे लेफ्ट से शुरू कीजिए। तो बलभद्र, देन सेंटर में सुभद्र, देन ब्लैक कलर के जगन्नाथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखना। अब होता क्या है इस पर्टिकुलर टाइम में, ध्यान से समझो। 12th सेंचुरी में आपको मैंने बताया था कि मैसूर के गंगा रूलर होते थे। मैसूर के गंगा रूलर्स की एक ब्रांच उड़ीसा के कोस्टल एरिया में गई, कलिंग में। तो अब कभी लाइफ में मत भूलना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर डायरेक्टली कहीं बुक से मिलता नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है। विकिपीडिया ने अब काफी समय के बाद इसे अमेंड करके लिखा है कि फाइनली दिस रूलर इज द मेन रूलर। तो जो उड़ीसा का कलिंग का एरिया है वहां पर गंगा डायनेस्टी का एक रूलर है जो डिसाइड करता है 12th सेंचुरी में कि मैं एक टेम्पल इरेक्ट करूंगा ऑन द नेम ऑफ पुरुषोत्तम जगन्नाथ। पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से इस रूलर का नाम है अनंत वर्मन चोड़गंगा। अनंत वर्मन चोड़गंगा। आंख बंद करके आंसर कर देना कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया है। अनंत वर्मन चोड़गंगा, गंगा डायनेस्टी का रूलर था। चोड़गंगा से ही आंसर मिल जाएगा। हालांकि चोड़गंगा क्वेश्चन पेपर में शायद ना आए, अनंत वर्मन याद रखना। जो मंदिर अनंत समय से अनंत समय तक रहेगा उसका बनाने वाला भी अनंत ही था। ओके, तो अनंत वर्मन चोड़गंगा ने इसकी स्थापना कर दी। किया करना इनको चोड़गंगा। अनंत वर्मन चोड़गंगा के बाद एक पर्सन आता है, उसका नाम है अनंग भीम थ्री। इंपॉर्टेंट है ये भी बंदा। अनंग भीम थ्री अपनी पूरी रियासत जगन्नाथपुरी मंदिर को डिवोट कर देता है और ये खुद को डिप्टी ऑफ द गॉड कहलाता है उड़ीसा में। जब इस तरह के जेस्चर्स किए जा रहे हैं कि रूलर अपनी पूरी की पूरी रियासत डेडिकेट कर रहा है जगन्नाथपुरी को, तो टेम्पल के साथ कितनी इमेंस इंपॉर्टेंस जुड़ गई होगी, आप सोच के देखो। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया सोसाइटी का। बहुत सी सोशल एक्टिविटीज इसी टेम्पल के इर्द गिर्द होने लगी और इसका आम जनमानस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा असर हुआ। ये एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया। तो आने वाले समय में इसकी इसी प्रेस्टीज को यूटिलाइज करना चाहा सभी ने। तो चाहे जिसका भी आक्रमण हुआ हो, चाहे मुगलों ने आक्रमण करने का प्रयास किया उड़ीसा में, चाहे मराठा रहे हैं, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हैं, हर किसी ने बड़े लेवल पर प्रयास किया कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सके इस उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल पर, ताकि लोगों पे हम अपने आप को लेजिटिमेट करा सकें। तो इस तरह से टेम्पल्स रोल प्ले करते रहे हैं पॉलिटिक्स के बीच में भी। मुद्दे की बात यह है कि ये टेम्पल लोकल डीटी सिस्टम से बिलोंग करता था। धीरे धीरे ब्राह्मणिकल सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से उन डीटीज को मेन 3 डीटीज ऑफ द हिंदुइज्म से आइडेंटिफाई करके उसी के थ्रू सेटल कर दिया गया और रूलर्स ने अपने आप को इस भारत के स्तर पर सिद्ध करने का प्रयास किया, यहाँ पर भव्य मंदिरों का निर्माण करके। जगन्नाथपुरी मंदिर भी आपको कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के और कंदरिया महादेव मंदिरों जैसे ही कुछ आभास कराता है। जैसे खजुराहो के मंदिरों में आपको एरोटिक पोस्चर्स नजर आते हैं, आपको जगन्नाथपुरी में मंदिर में भी ऐसे ही एरोटिक पोस्चर्स नजर आएंगे। इससे यहाँ से ये पता लगता है कि शायद ये भी कहीं ना कहीं रॉयल घरानों से ताल्लुकात रखने वाले मंदिर थे, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे आपको एरोटिक पोस्चर्स नजर आएंगे। तो कुल मिला के इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है
जगन्नाथ माने जुगरनॉट, रथ के समान ये मंदिर बनाया हुआ है। और जैसे टैंक के जगरनॉट के चपहिए रहते हैं, सेटलमेंट रहती है, वैसा ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी इसकी इमेज देखेंगे तो रथ के समान बनाया गया है और पूरे विश्व में फेमस है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। पंजाब में भी निकाली जाती है डुप्लीकेट रथ यात्रा, तो ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। जैसे फ्रंट में सारथी है और ये मेन ध्वज वाला एरिया है जहां पर योद्धा खड़ा रहता है, और पूरा का पूरा रथ, इसका प्लेटफॉर्म, ये तो कुछ इमेज नहीं है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, उसका पूरा प्लेटफॉर्म देखोगे तो पूरा एक रथ ही है जो यहाँ से निकलता है, अंदर से रथ, ऐसा कहते हैं। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। जब हम राजपूत की बात करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ हीरोइज्म का ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि अगर चेराज मलयालम ऐड कर रहे हैं, अगर गंगा रूलर ऑफ द उड़ीसा जगन्नाथपुरी और टेम्पल आर्किटेक्चर को फ्लरिश कर रहे हैं तो राजपूत किसी बात में पीछे रहेंगे। राजपूतों की देन अपने आप में यूनिक है। राजपूत ऑलवेज बहुत ही वेलोरस कॉम से जुड़े हुए हैं, ट्रैवलरिक एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th सेंचुरी से ही जो राजस्थान का इलाका हुआ करता था, यहाँ पे आपको रिपीटेडली बहुत सारे राजपूत क्लैन दिखेंगे। और ब्रिटिशर्स जब भारत में आए हैं तो उन्होंने आकर के, उनके हमेशा से परसेप्शन गलत रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाम भी जगहों के गलत डाल दिए हैं। जैसे गलत सलत नाम वो हमेशा लेंगे, जैसे बॉम्बे रहेगा, असम रहेगा, उड़ीसा रहेगा, ये सारे गलत नाम है, डिस्टॉर्टेड नेम है, करेक्ट नाम नहीं है। तो उन्होंने आने के बाद जब ऑब्जर्व किया इस एरिया को तो उन्होंने इसको राजपूताना का नाम दिया, याद रखना। इससे एक गलत कंसेप्ट तो ये क्रिएट होता है कि शायद राजस्थान के एरिया में रहने वाले सारे ही राजपूतास थे। पहली बात तो ये इनकरेक्ट है। भारत में नॉर्थ, सेंटर और साउथ में उस समय में काफी राजपूत रह रहे थे। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी, राजपूताना के इलाके में भी रहने वाले सारे राजपूत नहीं होंगे। अगर राजपूत कहीं और रह रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे और लोग रह रहे होंगे। और अगर बात करें ब्रिटिश पीरियड की तो राजपूतों की हिस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है कर्नल टॉड, टीओडी टॉड। राजपूताना की हिस्ट्री के बारे में किसने लिखा है? कर्नल टॉड। आंख बंद करके आंसर निकला, कर्नल टॉड ने इनकी हिस्ट्री लिखी, इतिहास इनका लिखा है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि राजपूताना शुरू से ही 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ही खुद को हेरोइक एक्टिविटीज के साथ जोड़ता रहा। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने आने के बाद बहुत सारी चीजें ऐड की। राजा की इस हेरोइक एक्टिविटी, इस वेलोरस एटीट्यूड और इस अल्टीमेट मदरलैंड लव, जिसमें वो ये कहता है प्राइड में कि रणभूमि में मृत्यु स्वीकार है लेकिन परास्त नहीं हो सकते, इन चीजों को स्पेशली ट्रेन्ड मिन्स्ट्रल्स, खास तौर पर तैयार लोग, गानों के थ्रू, पोयम के थ्रू सुनाया करते थे लोगों के बीच में। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अट्रैक्ट होने लगे, आम लोग बड़े पैमाने पर इससे अट्रैक्ट होने लगे। और जब वो ये कहानियां सुना करते थे तो आम जनमानस ऑलवेज चीजों में सेंसेशन ढूंढता है। तो इन चीजों में अफेक्शन, लव, एंगर, लॉयल्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऐसे थॉट्स ऐड करके बताए जाने लगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गया वहां का। जब ये कहानियां सुनाई जाती थी तो इन कहानियों में वुमेन का रोल भी बड़े खास वे में एम्फेसाइज किया जाता था। वुमेन को ऑलवेज इस वे में दिखाया जाता था कि वुमेन जैसे बोन ऑफ कंटेंशन है। या तो दो रूलर्स वुमेन को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ रहे हैं, या दो लोगों में लड़ाई है वुमेन को प्रोटेक्ट करने को लेके। तो या तो कंट्रोल करना है या प्रोटेक्ट करना है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी देख सकते हैं पद्मावती, एक रूलर प्रोटेक्शन के बेस पे लड़ रहा है, एक कंट्रोल करने के लिए लड़ रहा है। तो वुमेन राजपूताना में ऑलवेज इस तरह के तौर पे दिखाई जाएगी कि जिसकी वजह से युद्ध है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वुमेन भी बहुत वेलोरस है। अगर हेरोइज्म है तो उसकी कॉस्ट भी पे करनी है, और वुमेन पीछे नहीं रहती है कॉस्ट पे करने में। तो राजा अगर चला गया है तो उसकी वाइफ भी उसके जलते हुए फायर पे, उसकी जलती हुई चिता पे गिरेगी। तो सती सिस्टम, जौहर प्रथा, ये राजपूताना में, राजघरानों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित हुआ। याद रहे, गलती नहीं करना, क्वेश्चन आ रखा है इसलिए समझा रहा हूँ। जौहर प्रथा राजपूताना में राजघरानों में फेमस बहुत था, आम जनमानस में ये उतना फेमस नहीं था। जितनी भी हाई प्राइड, हेरोइक
एक्टिविटीज रहेंगी, ऑलवेज राजघरानों में इंपॉर्टेंस रहती है। आम जनमानस तो कहता है भाड़ में जाओ, जो करना करो। आई बात समझ में? तो ये राजपूताना का एक बहुत इंपॉर्टेंट देन है। इसको इतना ही अभी यहाँ पर, फिर आगे जा करके समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें बताया गया है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। ये अपने आप में एक मोहब्बत है। कथक देखो क्या चीज है। कथक अगर आप देखें KATHA के कथक, तो कथक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कथा। तो कथा से आता है कथक। अब ये कैसा है? शुरू से ही ये जो हेरोइज्म की, राजपूताना की कहानियां हैं और अदर एस्पेक्ट्स हैं, ये सुनाने का काम बार्ड्स, बल्लाड्स, मिन्स्ट्रल्स ये किया करते थे और ये सिस्टम चलता रहता था। तो एक मेमोइर्स के तौर पर हिस्ट्री ओरली लर्न की जा रही है, लोगों को सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है। जब ये कहानियां सुनाया करते थे तो ये अपनी इन कहानियों में बहुत सारे भाव, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते थे लोगों की अट्रैक्शन को ग्रैब करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो भाव आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर भक्ति मूवमेंट जब ये आता है तो भक्ति मूवमेंट में कृष्ण को बहुत फेमस कर दिया जाता है और खास तौर पे उसका रास लीला वाला कंसेप्ट। सूरदास आ जाते हैं और कृष्ण के ऊपर बहुत स्ट्रांग वर्क होता है ना? तो ललित साहित्य और बाकी चीजें। फिर बंगाल में अगर आप देखें तो जयदेव है। जयदेव संस्कृत में लिखता है गीत गोविंदम। आज जो आप कृष्ण की बाल कहानियां देखते हो ये आपको गीत गोविंदम में नजर आती है। ऑलवेज इस बात को याद रखना। तो गीत गोविंदम में आपको बाल कहानियां कृष्ण के मिलती हैं। जो गोपाल है, वो नंद लाला है, ग्वाला है, ये सारा गीत गोविंदम जयदेव का, ये बंगाल का राइटर है, संस्कृत में लिखा है इसने। तो ये जो आ जाती हैं सारी चीजें, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सिस्टम आ जाता है, मीराबाई का भजन सिस्टम आ जाता है, जयदेव गीत गोविंदम लिखता है। कृष्ण की पूजा में रास लीला बहुत स्ट्रांगली इंड्यूस हो जाती है। मैन एंड वुमेन के बीच में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के रिलेशन को रास के थ्रू दिखाया जाता है। तो ऐसे में ये जो फोक कल्चर भारत का इस भक्ति मूवमेंट के इर्द गिर्द डेवलप होता है, इस फोक कल्चर में बड़े पैमाने पर वो जो कथा सुनाने वाले लोगों के एक्सप्रेशंस और उनके जो स्टेप्स थे, वो ये रास लीला परफॉर्म करने वाले फोक पीपल, द फोक लॉर्स, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे एग्जिस्ट करने वाले लोग ये अपना लेते हैं। तो भक्तिज्म में और रासलीला में कृष्ण के कंसेप्ट के थ्रू बड़े पैमाने पर ये मुद्राएं आ जाती। तो आपने लगान मूवी का गाना सुना होगा, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, वहां पे आप देख सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन आमिर खान के भी और हीरोइन के भी। तो वो रासलीला में ये आ गया है, कृष्ण का ये सिस्टम, फिर ये एक्सप्रेशंस ये उठाए जा रहे हैं वो उन लोगों से जो कहानियां सुनाते हैं हीरोज की। तो भक्तिज्म में आ चुका है। अब अल्टीमेटली ये सब चीजें जब आ गई हैं तो ये आर्टिस्ट, ये पर्सन्स, ये मुगल दरबार में भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्योंकि मुगल दरबार में राजपूत भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनसे जुड़ी बातें, फिर मुगल राजा की कहानियां, उनकी महारतें। तो आपने देखा होगा कि अगर हम ध्यान से देखें, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के हुस्न के बारे में सुन के उत्सुक भी तब हुआ था जब वहां पर किसी ने एक गाने में इतनी प्रेज कर दी थी पद्मावती की कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतनी सुंदर भी कोई है और एक राजा ऐसा भी है जिसके पास ये है। तो राजा के बारे में ऐसी कहानियां, तो मुगल दरबार में ये आर्ट बहुत डेवलप होने लगी और दरबार में फिर इसको पेश करना है महाराजाओं के सामने, एम्पायर इसको परफेक्शन करना होगा। तो फिर दरबार में ये परफेक्शनिज्म को अचीव कर रही है। नई नई फॉर्म्स इसमें और डिग्रीज और स्पेसिफिसिटीज और स्वच्छता भाव और क्लीन आते चले जा रहे हैं। और इसके बाद जब मुगल खत्म होंगे तो दो जगहों पे बहुत स्ट्रांगली ये फॉलो होने लग जाएगा। जैसे अगर आप उस टाइम पर देखें तो एक तो चला जाएगा अवध के नवाबों की तरफ और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक चला जाएगा ये राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे अब आपको क्या नजर आ रहा है कि आर्ट फॉर्म है, डांस की तरह परफॉर्म किया जा रहा है। मुगलिया राजघराने में आने के बाद परफेक्शन अचीव कर रहा है। मुगलिया राजघराना जब भी कमजोर पड़ेगा तो अलग अलग स्टेट्स निकलेंगे, अवध निकलेगा, बंगाल निकलेगा, हैदराबाद निकलेगा और राजस्थान राजपूताना निकलेगा।
तो ये मुगलिया राज दरबार की यही आर्ट फॉर्म्स इन दोनों में भी डिवाइड होगी एक तरह से। तो दोनों के अपने ट्रेडिशंस हैं। जो अवध के घरानों में डेवलप होगा वो एक अलग थोड़ा ट्रेडिशन हो जाएगा, जो राजपूताना घरानों में डेवलप होगा वो थोड़ा अलग ट्रेडिशन हो जाएगा। तो घराने बन जाएंगे, एक ट्रेडिशन, दो ट्रेडिशन। तो अवध घराना, राजपूताना, जयपुर घराना। तो अवध घराना और जयपुर घराना बहुत फेमस हुआ। वाजिद अली शाह अवध का आखिरी नवाब है। ये क्वेश्चन कभी मत पूछना। वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब हैं। उनके समय में कथक अपनी फाइनल फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म अचीव कर जाता है। फुट मूवमेंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डांस स्टेप्स बहुत ही इंट्रिकेट हो जाते हैं। भाव बहुत ही स्पष्ट और बड़े हाई लेवल पे एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। तो कथक इस तरह से घरानों के तौर पे डेवलप होता है और एक भारत के 6 क्लासिकल्स में से एक क्लासिकल डांस में ये काउंट होता है। इस पे बड़ी डिबेट है कि क्लासिकल कौन होगा कौन नहीं होगा। जब क्लासिकल कौन होगा क्या नहीं होगा, तो इसमें डिबेट ये है कि क्लासिकल क्या वो होगा जो रिलीजियस थीम्स के अराउंड चलता है, तो वो क्लासिकल हुआ क्या? या क्लासिकल वो है जो पर्टिकुलरली एक बहुत लंबे समय में बहुत ही परफेक्ट रूल्स को सीख करके अचीव हुआ है लॉन्ग टर्म में विद द पैसेज ऑफ टाइम।